हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और हम लोग जो बात करने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंटेनेंस, जो आजकल बहुत ज़्यादा जो यूज़ किया जा रहा है, एलिमनी एंड मेंटेनेंस, जो डेली रूटीन में आजकल हमारे सुनने में आ रहा है। तो वही टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं कि मेंटेनेंस आखिर होता क्या है और कौन कौन से पर्सन्स हैं जो मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो हिंदू मैरिज एक्ट, जो भी हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो क्या एक तरह का पर्सनल लॉ है। तो जितने भी हिंदू हैं, जो पर्सन हिंदू है, वो क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस के लिए जो अप्लाई है वो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। और उनके लिए जो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें जो सेक्शन 125 है वो भी मेंटेनेंस के लिए प्रोवाइड किया गया है, वो सेक्शन भी। ठीक है, तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही है कि भाई मेंटेनेंस होता क्या है। ठीक, तो हम लोग जो हमारा जो मेन टॉपिक जो चल रहा है वो क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू लॉ चल रहा है। ठीक, तो उसके हिसाब से जो जो चीजें हैं हम लोग आज हमारे लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो बने रहिए लास्ट तक और बताइए कि हमारा लेक्चर कैसा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि मेंटेनेंस क्या है। मेंटेनेंस क्या, सबसे पहले तो कंटेंट क्या क्या कवर करने वाले हैं हम आज हमारे लेक्चर में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है, फिर राइट्स ऑफ मेंटेनेंस अंडर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, किस किस पर्सन्स को राइट्स है कि मेंटेनेंस का जो राइट है वो कौन कौन से पर्सन्स को है अकॉर्डिंग टू हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। फिर इसमें कौन कौन आ जाता है, सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ वाइफ आ जाता है जो कि सेक्शन 18 में कवर है। फिर मेंटेनेंस ऑफ विडोड डॉटर्स इन लॉ जो कि सेक्शन 19 में कवर है। फिर मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट जो सेक्शन 20 में कवर है। फिर उसके बाद में डिपेंडेंट्स क्या होता है, फिर उसके बाद में चिल्ड्रन, मतलब ये सारी चीजें जो है हमारे राइट्स ऑफ मेंटेनेंस अंडर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में जो सेक्शन 18 to 22 है वो इसी बारे में कवर करता है। ठीक है, हर एक पर्सन को जो कि फैमिली में है उनके मेंटेनेंस के बारे में। उसके बाद में हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट है, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 24 और 25 है वो भी इसी के बारे में बात करता है, मेंटेनेंस के बारे में ही। ठीक है, तो हम लोग जो हमारा जो मेन है कि भाई मेंटेनेंस क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद में उसके इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स या केस लॉज हैं वो भी हम आज हमारे लेक्चर में कवर करने वाले हैं। और उसके बाद में लास्ट में हम लोग करेंगे उसका कंक्लूजन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेंटेनेंस जो है ना, मेंटेनेंस ऐसा कोई डिफाइन नहीं है कि भाई मेंटेनेंस क्या होता है। तो मेंटेनेंस जो है अगर हम देखें तो मेंटेनेंस जो सेक्शन 3 ऑफ बी है, 3 ऑफ बी किसका, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का जो सेक्शन 3 ऑफ बी है वो डिफाइन करता है कि भाई मेंटेनेंस क्या होता है। तो अगर मेंटेनेंस के अंडर इंक्लूड किया जाए, डेफिनेशन नहीं है कुछ उसकी, इंक्लूजन, क्या क्या इंक्लूड किया जाता है मेंटेनेंस के अंडर, तो रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, और इन केस ऑफ अगर जो बच्ची की शादी, जो लड़की है अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो उसकी शादी का खर्चा, जो भी चीजें आएंगी वो किसके अंडर आ जाएगी, मेंटेनेंस के अंदर आ जाएगी। तो देखा जाए तो क्या क्या डिफाइन किया जाता है, प्रोवाइडिंग फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड मेडिकल एक्सपेंसेस, और इन केस ऑफ अनमैरिड डॉटर इट इंक्लूड्स रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ मैरिज। ठीक, तो ये बोला जाता है किसके अंडर आ जाता है, सेक्शन 3 ऑफ बी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंडर ये सारी चीजें आ जाती है, कवर हो जाती है। उसके बाद में एक केस है क्या, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम का, ये एक लैंडमार्क केस है जो कि मुस्लिम लॉ के अंडर आ जाता है या सीआरपीसी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो शाह बानो बेगम है ना वो क्या करती है, पर्सनल लॉ के अंडर क्लेम ना करके वो सीआरपीसी के अंडर क्या करती है, मेंटेनेंस क्लेम करती है। तो मेन एलिमनी वो किस चीज से मांगती है, सीआरपीसी के अंडर मान लेती है। तो ये क्या एक कंट्रोवर्सी हो जाता है पर्सनल लॉ और जो हमारा सीआरपीसी है या जो मेन लॉ है उसके अंडर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये एक केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जो हम मुस्लिम लॉ में जब पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से कवर करेंगे। तो उसके बाद में
डेफिनेशन देखें तो अभी मैंने बताया 3 ऑफ द मेंटेनेंस इंक्लूड करता है फूड, क्लॉथिंग, रेसिडेंस, एजुकेशन, मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। ठीक, और इन केस ऑफ अनमैरिड डॉटर क्या है, रीजनेबल एक्सपेंसेस एंड इंसिडेंट टू हर मैरिज, मतलब मैरिज में जितना खर्चा, रीजनेबल एक्सपेंसेस है, वो सारी चीजें मेंटेनेंस पे कवर हो जाती है। उसके बाद में जो सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से अगर देखें, ठीक, हिंदू मैरिज एंड एडॉप्शन, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से अगर देखें, ठीक, 1955, तो उसमें जो सेक्शन 24 है ना, सेक्शन 24 वो मेंटेनेंस पेंडेंटलिटी के बारे में बात करता है। क्या, मेंटेनेंस पेंडेंटलिटी के बारे में बात करता है। उसका क्या मतलब रहता है कि सेक्शन 24 के अंदर, मतलब जो सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट में जो दे रखा है वो हस्बैंड और वाइफ को बायस लेके नहीं है, वो क्या है, दोनों के लिए प्रोवाइड है। तो मेंटेनेंस पेंडेंटलिटी में क्या होता है कि जिस टाइम पे लिटिगेशन के टाइम पे अगर कोई मेंटेनेंस का लगाता है, ठीक है, क्लेम करता है, तो जिस टाइम तक डिग्री नहीं पास होती है उस टाइम के पहले तक भी क्या कर सकते हैं, जो पर्सन क्या कर सकता है, अगर उस चीज को, उस एक्सपेंस को नहीं झेल पा रहा है, ठीक है, जो कोर्ट हो गई, कोर्ट फीस हो गई, ये सारी चीजें अगर नहीं कर पा रहा है तो वो पेंडेंटलिटी जो है वो क्लेम कर सकता है। तो सेक्शन 24 के हिसाब से ये एक मेंटेनेंस के लिए वो फाइल कर सकता है कि भाई मैं इस एक्सपेंस को नहीं झेल पा रहा हूँ या मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस टाइम पे क्या होता है, हस्बैंड हो गया या वाइफ हो गया, जिसने भी लिटिगेशन लगाया है, जो भी पर्सन है, पिटिशनर है, तो क्या कर सकता है, उसको मेंटेनेंस पेंडेंटलिटी प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाता है, ये बायस नहीं है, यहाँ पे हस्बैंड भी वाइफ को दे सकती है, वाइफ भी हस्बैंड को दे सकता है मेंटेनेंस, ये मेंटेनेंस पेंडेंटलिटी वाली चीज है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 24 जो है वो एलिमनी और मेंटेनेंस के बारे में भी बात करता है। सेक्शन 25 है, सॉरी, जो सेक्शन 25 है हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से वो बात करता है एलिमनी और मेंटेनेंस के बारे में, जिसमें बोला गया है कि जो पर्सन है, ठीक है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर क्या कर सकते हैं, उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड करना होता है या एलिमनी प्रोवाइड करना होता है पर्सन को, हस्बैंड या वाइफ को, चाहे वो हस्बैंड या वाइफ जो है अलग अलग ही क्यों ना रह रहे हो उस टाइम पे। तो अगर डिग्री पास हुई, जजमेंट पास हुई, ठीक है, जजमेंट पास हो गया, डिग्री पास हो गया है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो हस्बैंड है वो वाइफ को, या वाइफ जो है वो हस्बैंड को पीरियोडिकली या मंथली या एक ग्रॉस सम क्या करेंगे, वाइफ को या जिसने भी पिटीशन लगाया है उसको क्या किया जाएगा, वो सम प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, ये सेक्शन 25 के हिसाब से हो जाता है मेंटेनेंस अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। ये नोट्स में नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए अपनी तरफ से समझा दिया एक शॉर्ट में ब्रीफ। ठीक है, फिर राइट्स ऑफ मेंटेनेंस। अब हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में क्या क्या चीजें हैं मेंटेनेंस को लेकर, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो अगर देखा जाए तो मेंटेनेंस, अपन ने बात क्या था, मेंटेनेंस, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीजें क्या थी, मेंटेनेंस के अंदर आ जाती है। मेडिकल फैसिलिटीज जो हो गई वो आ जाती है। उसके बाद एजुकेशन हो गई, वो मैरिड अनमैरिड डॉटर जो है तो उसकी शादी में जो भी एक्सपेंसेस चीजें रहेंगी तो वो आ जाता है। अब उसके बाद में अगर सेक्शन 18 जो है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ के बारे में बात किया जाता है, तो वाइफ कौन रहेगा सबसे पहले, तो मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, तो अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी वुमेन हैव राइट टू क्लेम मेंटेनेंस इन केस ऑफ सविता बेन भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में द अपेक्स कोर्ट डिफाइन द टर्म वाइफ विच मीन लीगली वेडेड वाइफ एंड गिव टू कंडीशंस, फर्स्ट वाइफ मस्ट बी लीगली वेडेड एंड सेकंड मैरिज शुड बी लीगल इन द आई ऑफ लॉ। ठीक, तो ये हो जाता है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। तो वाइफ को इसमें मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाएगा अंडर सेक्शन 18 में भी ये डिफाइंड है। ठीक है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में, जिसमें क्या होता है वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ केसेस में जैसे क्रुएलिटी हो गई, डिजर्शन हो गई, इन केसेस में क्या होगा कि वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। सिर्फ क्या चीजें रहेंगी, कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे, जब वाइफ को नहीं, जैसे वाइफ की शादी हो गई, ठीक है, तो उसके बाद में उसको मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। और या उसमें एडल्ट्री में रही वाइफ जो है, ठीक है, वेडलॉक में, मतलब शादी चल रही है लेकिन उसके बाद भी वो कि कहीं और इन्वॉल्व हो गई है, तो इन केसेस में क्या रहेगा, मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। वरना वाइफ को क्रुएलिटी हो गई, डिसर्शन हो गई या बहुत सारी चीजें हो गई कुछ, तो इस ग्राउंड्स पे क्या होगा, मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा उनको। फिर मेंटेनेंस ऑफ विडो डॉटर इन लॉ, तो क्या होता है, जैसे एक पर्सन है, ठीक है,
एक पर्सन है, ठीक है, ए है, इनका बेटा है बी, और बी की जो वाइफ है वो है एक्स, ठीक। बी की वाइफ कौन है? एक्स है। तो क्या हो गया, इसकी हो गई है डेथ। तो क्या होगा, जो फादर हैं वो क्या करेंगे, मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे जो भी बेटे की पत्नी है उसको, ठीक। ये सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 20 है, ठीक। इसके बाद में आता है मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स। तो कोई पर्सन है, उस पर जो जो भी डिपेंडेंट्स हो गए, कौन कौन डिपेंडेंट्स हो सकता है, देखो पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, अदर रिलेटिव्स टू। सेक्शन 21 जो है उसने बताया हुआ है कि कौन कौन पर्सन जो है वो डिपेंडेंट्स के अंडर आ जाते हैं। तो क्या कौन कौन से डिपेंडेंट रिफर टू द फॉलोइंग रिलेटिव्स ऑफ डिसीज्ड, फादर, मदर, विडोड एंड हु हैव नॉट मैरिड एंड माइनर सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन विद प्रीसीज फादर एंड ग्रैंडफादर। मतलब कोई पर्सन है, ठीक है, उसके कोई पर्सन है, ठीक है, और उसकी डेथ हो गई है, तो उसकी पत्नी हो गई, पत्नी के जो बच्चे हो गए, मतलब उसके खुद के बच्चे हो गए, उसकी जो अनमैरिड डॉटर हो गई वो, उसके भाई बहन हो गए, उसके बाद में उसके माता पिता हो गए। तो ये जो होते हैं वो कौन हो जाता है, डिपेंडेंट्स होता है, वो किसी एक पर्सन पे जो डिपेंड होता है तो वो, ठीक। तो मैं उनके भी डिपेंडेंट्स क्या है, उनको भी मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी क्लेम फाइल कर सकते, क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए। तो ये क्या है, ये हो गया। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ फादर और मदर। अगर कोई फादर या मदर जो है वो खुद को मेंटेन करने में असमर्थ है, बहुत ज्यादा बूढ़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने बेटे से मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी क्या होता है, मेंटेनेंस अंडर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंडर प्रोवाइड है। उसके बाद में जो मेंटेनेंस टू द मेंबर ऑफ जॉइंट फैमिली, ठीक। तो मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली मेंबर्स इज नेसेसरी एज लॉन्ग एज फैमिली रिमेन्स यूनाइटेड, ऑल इट्स मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अगर द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉमन फैमिली, ठीक। तो ये भी चीजें हो गई। को पार्टनर क्वालिफाइड एज अनक्वालिफाइड वाइफ्स, विडोज एंड अनमैरिड डॉटर्स ऑफ गार्जियन। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएगी, मेंटेनेंस टू द मेंबर ऑफ जॉइंट फैमिली। फिर मेंटेनेंस टू द चिल्ड्रन। अगर कोई पर्सन, ठीक है, एक आदमी है और उसका जो बच्चा है, ठीक है, एक बेटा और एक बेटी है, ठीक है, तो बेटी की जब तक शादी नहीं हो जाती है तब तक उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा, उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। और लड़का जब तक 18 साल का नहीं हो जाता है तब तक उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अगर कोई बेटा है जो डिसेबल है, फिजिकली डिसेबल है और मेंटली डिसेबल है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमेशा क्या है, मेंटेनेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है मेंटेनेंस टू द चिल्ड्रन। उसके बाद में पर्सन्स ऑब्लाइज्ड टू मेंटेनेंस हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस। तो फॉर वाइफ, जो टू सपोर्ट हिज वाइफ फाइनेंशियली ही मस्ट हैव ग्रोन अप आफ्टर द डाइवोर्स, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल। सेक्शन 18 ऑफ 3 एक्ट स्पेस द फॉरफीटर ऑफ द क्लेम ऑफ मेंटेनेंस। अगर मैंने आपको पहले ऊपर बताया कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां पे वाइफ को क्या है, मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड करना होता है, जहां पे क्या है कि वाइफ कहीं और इन्वॉल्व हो गई है शादी के वेडलॉक में होते हुए भी, वो कहीं अगर और फिजिकली इन्वॉल्व होती है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, वहां पे मेंटेनेंस नहीं देना होगा। और उसके बाद में सेपरेट रेसिडेंस एंड मेंटेनेंस, वो वाली कुछ चीजें हो जाती है जहां पे क्या होता है, मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है। उसके बाद में ये कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज है, संजू देवी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये एक बार आप देख लेना कि वुमेन कैन लिव अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड एंड रिक्वायर मेंटेनेंस इन द फॉलोइंग केसेस। हर हस्बैंड डाइवोर्सेस हर फॉर नो अपेरेंट रीजन एंड विदाउट परमिशन और इनडायरेक्ट, मतलब यहाँ पे डिजर्शन वाला केस हुआ कि वाइफ को कोई भी रीजन ना दे दिया और क्या हुआ, अलग रहना स्टार्ट कर दिया, सेपरेट रहना। तो इस केस में भी क्या होगा, हस्बैंड को मेंटेनेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर कोई मैन है जो कि इनक्योरेबल डिसीज से सफर कर रहा है, इन्फेक्शियस डिसीज से सफर कर रहा है, तो इस केस में भी वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। हस्बैंड हैज अनदर वाइफ और मास्टर इन सेम हाउस, मतलब अगर कोई और वाइफ के होते हुए भी किसी और को रख रहा है तो इस केस में भी। फिर हस्बैंड हैज मूव्ड ऑन, मतलब अगर उसने कन्वर्जन कर लिया है तो इस केस में भी क्या करना पड़ेगा, हस्बैंड को मेंटेनेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा वाइफ को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी थे, ठीक है, और इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस थे वो अपन ने कवर किया कि 18, 19, 20, 21, 22। तो इसमें क्या है कि मेंटेनेंस टू वाइफ हो गया, मेंटेनेंस टू चिल्ड्रन हो गया, एजेड पेरेंट्स हो गया, उसके बाद डिपेंडेंट्स हो गया, डिसीज्ड हो गए। तो इन केसेस में क्या क्या रहेगा मेंटेनेंस का प्रोविजंस, वो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, ठीक। अगर कोई डाउट हो और सेक्शन अगर ऊपर नीचे हो गए हो तो आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है कि
आप लोगों को प्रॉपर अच्छे से समझ में आए जो मैंने समझाया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट गाइडलाइंस मेंटेनेंस अवॉर्ड करने के लिए क्या क्या चीजें हैं तो वो देख लेते हैं। फॉर ऑल कोर्ट्स इन द पेमेंट ऑफ एंट्री मेंटेनेंस, एंट्री मतलब केस के चलते के बीच में जो पेमेंट ऑफ एंट्री मेंटेनेंस वाली चीज है, जो कोर्ट हैज डिसाइडेड दैट डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज शुड बी फाइल्ड बाय बोथ पार्टीज, दिस प्री कंडीशन शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री फॉर ऑल कोर्ट्स। मतलब ये क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा पूरे कंट्री में जितनी भी कोर्ट्स हैं वहां पे एक जैसा ही रहने वाला है दोनों पार्टीज के लिए। दिस विल लीड टू डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस टू बी पेड अपार्ट फ्रॉम द अबाव रिक्वायरमेंट्स। जो भी कोर्ट है क्वेश्चन कैन ऑल्सो आस्क फॉर अदर डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड एज व्हेन द रिक्वायर्ड टू बी अराइव एट अ फिगर। ठीक, उसके बाद लेटेस्ट जजमेंट्स देख लीजिएगा एक बार कि अभिलाषा वर्सेस प्रकाश एंड अदर्स में क्या क्या था मेंटेनेंस के लिए। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ वाइफ ये देख लीजिएगा। फिर अगर कंक्लूजन देखा जाए तो आफ्टर हमने देखा ऊपर तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव, एक क्या हुआ, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स आए लेकिन एक नया पर्सपेक्टिव उठ के आया इंडियन लॉ में, हैज बीन डिटरमाइंड। डॉक्यूमेंट डिस्कस नॉट ओनली द लॉ ऑन द एडॉप्शन एंड केयर ऑफ इंडियंस बट ऑल्सो द लॉ ऑन इंडियन मैरिज एंड मैरिज एज वेल एज द केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड एल्डरली पेरेंट्स एंड द केयर ऑफ विडोज अनमैरिड। मतलब अपन ने जैसे पढ़ा ऊपर कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस बस एडॉप्शन के बारे में नहीं है कि हमने अडॉप्ट कर लिया लेकिन उनका मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे, तो मेंटेनेंस के भी प्रोविजंस उसमें दे रखे हैं कि अडॉप्ट तो किया आपने पर उनको मेंटेन भी करना है। उसके बाद जो फैमिली में भी जो मेंबर्स है उनको भी मेंटेन करना है। ठीक, ऐसे क्या सकते हैं कि हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उससे हम पीछा ऐसे नहीं छुड़ा सकते। कुछ लॉज हैं जो आपको मजबूर करेंगे कि आपको आपकी जिम्मेदारी क्या है पूरी करनी है, तो ये सारी चीजें हो जाती है। अगर हम कंक्लूजन में देखें तो यही है। ठीक, तो आज के लिए जो हमारा लेक्चर था वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप नीचे मैसेज मतलब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या डाउट है। और अगर आपको मेरे लेक्चर समझ में आते हैं या अच्छा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ इसके लिए कि बच्चे जो मेरे साथ में जो कलीग्स हैं जिनको प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल पाता है तो मैं उनको प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड करवा पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।